नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एनएस लीलारे। आज हम चर्चा करेंगे मांग की लोच मापन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। जैसा पिछला वीडियो में आपने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स क्या है, उसके प्रकार क्या है, इत्यादि बातों पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है। आप जिनको देखना है वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम मांग की लोच को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को मेजर करने के लिए या मापन के प्रमुख 3 पद्धतियां हैं। और नंबर 1 है आउटले मेथड्स, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड्स, कुल व्यय पद्धति या कुल खर्च पद्धति भी हम इसे कह सकते हैं या कहते हैं। नंबर 2 है आनुपातिक विधि, जिसे हम कहेंगे परसेंटेज मेथड्स। इसको हम अर्थमेटिक मेथड्स भी कहेंगे या ज्योमेट्रिक मेथड्स के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और लास्ट नंबर है वो है मांग की लोच मापन की बिंदु पद्धति, जिसको हम पॉइंट मेथड्स भी कहते हैं। तो इन 3 पद्धतियों के द्वारा हम मांग की लोच के मापन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले पद्धति को देखेंगे, फर्स्ट स्टेज को देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स क्या है। दिस मेथड्स वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इस पद्धति का जो डेवलप है या इस पद्धति का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया है। In these methods, total amount of expenditure before and after the price change is compared. इस पद्धति के द्वारा मूल्य में परिवर्तन होने से पहले और बाद में कुल व्यय में या कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन से तुलना करके हम कुल व्यय पद्धति को ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर मांग की लोच इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या मोर देन 1 इलास्टिक है, इकाई के बराबर है, इकाई से कम है कि इकाई से ज्यादा है। ये हम पता लगा सकते हैं कि कीमतों में परिवर्तन होने के कारण होने वाले खर्च में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखकर। तो इसके आधार पे जो कुल व्यय पद्धति के अंतर्गत जो हम मापन करते हैं, तो इसके आधार पे यहाँ हमको 3 परिस्थितियां दिखाई देती है। मांग की लोच 1 से अधिक, इकाई से ज्यादा, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड्स, मोर देन 1 डिमांड्स। तो देन यहाँ पर क्या होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स होगा मोर देन 1 की परिस्थिति में, कि कुल व्यय या कुल खर्च मूल्य परिवर्तन से विपरीत दिशा में चलता है। मतलब यदि कीमतें बढ़े तो खर्च होने वाला खर्च कम होगा और यदि कीमतें घटे तो होने वाला खर्च बढ़ जाएगा। तो इसी पोजीशंस को हम इकाई से अधिक मांग की लोच कहते हैं या इकाई से ज्यादा मांग की लोच कहते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा बढ़ जाती है या मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय की या कुल खर्च की मात्रा घटती है, तो देन हम ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच को इकाई से अधिक कहते हैं। अब यहाँ पर आप टेबल्स में देख सकते हैं, जो मैंने टेबल्स ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड किया, वहां देख सकते हैं कि इकाई से अधिक मांग की लोच होने पर जब कीमत 50 रुपीज है तो देन होने वाला खर्च 100 रुपीज है, और जब कीमत बढ़कर 60 रुपीज हुआ है तो खर्च घटकर 60 रुपीज हुआ है। मतलब यहाँ कीमत बढ़ने पर खर्च कम हो रहा है और कीमत घटने पर खर्च बढ़ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की लोच 1 से अधिक होगी, और ये जनरली जो लग्जरियस गुड्स के संदर्भ में होता है।
क्योंकि लग्जरियस गुड्स की कीमतें बढ़ने पर हम उसकी मांग कम कर देते हैं, और मांग कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि होने वाला खर्च हमारा कम हो जाएगा। तो कीमत अधिक तो खर्च कम, और अगर इनके कीमत कम हो जाए विलासिता वस्तुओं की तो हम उनके मांग को बढ़ा लेते हैं या खरीदने लग जाते हैं, और इस तरीके से हमारा खर्च बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कीमतें कम तो होने वाला खर्च भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर दूसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहेंगे इकाई के बराबर मांग की लोच। तो इकाई के बराबर मांग की लोच में क्या होगा, मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय या कुल खर्च में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो ऐसे पोजीशंस को हम कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। E इक्वल टू 1 और EP इक्वल टू 1 कहेंगे यहाँ पर। तो देन जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर होने वाले कुल खर्च में या होने वाले कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात होने वाला परिवर्तन अप्रभावित रहेगा, खर्च जैसे के तैसे रहेगा, एज इट इज होगा। तो हम इस पोजीशंस को मांग की लोच इकाई के बराबर है कहेंगे। यहाँ पर आप शेड्यूल्स में देख पा रहे हैं कि जब बी पोजीशन, सेकेंड पोजीशन बी पोजीशन में जब प्राइस 30 रुपीज है तो होने वाला खर्च भी 120 रुपीज है। जब प्राइस 40 रुपीज है तो होने वाला खर्च भी यहाँ पर 120 रुपीज ही है। मतलब कीमतें 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होता है। तो ऐसे पोजीशन में खर्च होने वाला खर्च 120 रुपए से अप्रभावित रहता है, या 120 ही रुपए रहता है, होने वाला खर्च में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, इकाई के बराबर मांग की लोच कहेंगे। और इस तरीके से जो मांग की लोच होता है वो जनरली वो कंफर्टेबल गुड्स के संदर्भ में होता है, आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होता है, जैसे कि फ्रिज, कूलर etc। एंड देन थर्ड जो पोजीशन बनता है हमारे पास वो है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, कम लोचदार मांग, या जिसे हम कहेंगे बेलोचदार मांग, या इकाई से कम मांग की लोच, लेस देन 1 कम मांग की लोच। तो लेस देन 1 मांग की लोच के संदर्भ में क्या होगा कि यहाँ पर कुल व्यय उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में प्राइस में चेंज आएगा, मतलब कीमत में होने वाला परिवर्तन और इसके कारण होने वाले खर्च में या व्यय में होने वाला जो परिवर्तन है वो एक ही दिशा में होगा, अर्थात कीमतें बढ़े तो देन खर्च भी बढ़े, और कीमतें कम हो तो खर्च भी कम हो। तो देन इसी पोजीशन को हम कहेंगे इकाई से कम मांग की लोच। इसको हम अपने टेबल्स में देख सकते हैं या शेड्यूल्स में देख सकते हैं कि जब कीमत 10 रुपीज है तो होने वाला खर्च 60 रुपीज है। अगर कीमत 10 रुपीज से बढ़कर 20 रुपीज होता है तो होने वाला खर्च बढ़कर 60 रुपीज से 100 रुपीज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेड्यूल्स में, और ये पोजीशन में आपको डायग्राम्स में दिखाया गया है या आपके टेबल्स पे दिखाया गया है कि कीमतें बढ़ने के कारण या कीमतों में वृद्धि होने पर खर्च में भी वृद्धि होगी, और कीमतों में कमी होने पर खर्च में भी कमी होगी। और ये जनरली हमारे नेसेसिटीज गुड्स के संदर्भ में होते हैं, अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में होते हैं, क्योंकि अनिवार्य वो वस्तुएं होते हैं जिनका कंजप्शन या जिनका उपभोग हमको करना पड़ता है, चाहे प्राइस घटे या चाहे प्राइस बढ़े। तो इसीलिए क्या होगा, ऐसे वस्तुएं जिनके उपभोग को हम टाल नहीं सकते, तो देन ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच इकाई से कम होगी या बेलोच होगी। और यहाँ पर कीमतें बढ़ने के साथ साथ, चूंकि कीमतें बढ़ने से हमारा
पहले से ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स है, उनको उसको हमको खरीदना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कीमत बढ़े तो यहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा, और कीमत घटे तो खर्च भी घटेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कुल व्यय पद्धति के द्वारा या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स के द्वारा कि कैसे किसी गुड्स के या सर्विस के कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाला परिवर्तन के फलस्वरूप उसके खर्च में किस दिशा में परिवर्तन आएगा, उसके आधार से हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया जाता है इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम मांग की लोच। यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और रिलेटिव इनइलास्टिक, ऐसे 3 कंडीशंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए, या इससे पहले जो वीडियो आपको रिलेटेड चैप्टर से बना उसको आप पूरा देखिए, तभी आपको आने वाला जो लेक्चर है वो समझ में आ पाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में थोड़ा गूढ़ विषय है, और इसको समझने के लिए हमको एक जो चैप्टर्स है या एक जो फैक्टर घटक है वो दूसरे घटक से लिंक होता है। जैसे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को समझना है तो आपको मांग की लोच को समझना है, तो मांग की लोच यानी क्या ये देखना पड़ेगा, है ना। तो देन मेजरमेंट ऑफ प्राइस, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को समझना है, मांग की लोच के मापन के पद्धति को समझना है। तो आपको मांग की लोच क्या है ये इसको आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज करके आप वीडियो को देखिए, आप ही का फायदा होगा, आप ही का नॉलेज बढ़ेगा, ताकि आप एग्जाम में दी बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मांग के लोच मापन की आनुपातिक पद्धति क्या है और बिंदु पद्धति क्या है। तब तक वेट कीजिए, तो मिलते हैं, आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते दोस्तों रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।